शिक्षण किसे कहते हैं? अपने शब्दों में बताएंगे सभी। हरिओम महोदय। महोदय प्रणाम। सीखने और सिखाने की विधि शिक्षण कहलाती है। जी, कोई और? शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया है। जी, बहुत सुंदर। अन्य? तो अलग अलग शिक्षण के लिए अलग अलग मत हैं अलग अलग विद्वानों के। जी हाँ, तो ये शिक्षण है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है। चंदू जी ने कहा, नीलम जी ने कहा कि ये एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, ये शिक्षण है। तो किसी ने कहा कि शिक्षण जो है सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, किसी ने बोला कि सामाजिक प्रक्रिया है, किसी ने कहा एक जैसे त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। तो ये सबके अलग अलग मत हैं। इनसे आप क्या समझते हैं? ये सबके अलग अलग क्या, इन्हें क्या कह सकते हो आप? उनकी अपनी अपनी अपने विषय पर अपने अनुसार दृष्टि है, उनका मत है, उनका मस्तिष्क है, उनका शोध है। जी जी, बहुत सुंदर गगनदीप जी। तो सबका अलग अलग दृष्टिकोण है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि दृष्टिकोण है यानी कि सबकी अलग अलग अवधारणाएं हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो शिक्षण की अवधारणाएं हैं। जो कोई व्यक्ति होता है वो अपने अनुसार किसी विषय पर बातचीत करता है, किसी विषय पर अपना विचार रखता है, तो वो उसकी अपनी अवधारणाएं होती हैं। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक वैज्ञानिक की, प्रत्येक दार्शनिक की अलग अलग अवधारणाएं हो सकती है। तो आज हम पढ़ेंगे शिक्षण की अवधारणाएं एवं अभिप्राय। अभिप्राय का तात्पर्य है, अभिप्राय मतलब कहने का आशय, तात्पर्य या कहने का क्या मतलब है, उसको इसे अभिप्राय कहते हैं। और अवधारणा मतलब आप समझ गए होंगे कि एक दृष्टिकोण होता है, तो अवधारणा हुई। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम आगे देखेंगे। मेरी आवाज आ रही है? जी महोदय। जी महोदय। जी, तो अब हम पहले हम शिक्षण के बारे में देखते हैं। शिक्षण में जो हमारा जो टॉपिक है शिक्षण की अवधारणाएं एवं अभिप्राय है। तो हम पहले थोड़ा देखते हैं कि शिक्षण किसे कहते हैं। तो शिक्षण जैसे लिखा है, शिक्षण हम एक सामाजिक प्रक्रिया अस्ति। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसे जैसे जिसका अर्थ होता है अध्यापन, यानी जिसका अर्थ होता है सिखाना। यह एक छात्र और एक शिक्षक के बीच होता है। जो छात्र और शिक्षक जब अंतःक्रिया करते हैं तो अधिगम होता है, तो उसे ही शिक्षण बोलते हैं। सामान्य भाषा में यह शिक्षण हुआ। अब शिक्षण के संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ, दो अर्थ में देखेंगे हम। शिक्षण का हल्का सा प्रकाश डालेंगे हम, शिक्षण है क्या मतलब, इसका अर्थ डालेंगे। तो अध्यापन से संकीर्ण अर्थ विद्यालय शिक्षणेन सह संबद्ध अस्ति। इसका जो है संकुचित अर्थ से तात्पर्य यह है कि जो ये शिक्षण है वो एक निश्चित पाठ्यक्रम और निश्चित वातावरण में, निश्चित कक्षा की मतलब माध्यम से, एक समय के अनुसार एक निश्चित उस पर दिया जाता है। तो ये इसका संकुचित अर्थ हो गया कि शिक्षण को हम एक मतलब बने हुए उस तरीकों में दिया जाता है, तो वो संकुचित अर्थ में हो गया। विस्तृत अर्थ में इसका होता है कि जो व्यक्ति होता है वो जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता है। वो औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से या निरौपचारिक रूप से, चलते चलते या कुछ भी काम करते करते व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है। तो वो इसका व्यापक अर्थ हो गया, शिक्षण का व्यापक अर्थ हो गया वो। आवाज आ रही है मेरी? जी महोदय। जी महोदय। ये इसका अर्थ हुआ। अब हम देखेंगे अवधारणाएं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो अवधारणा होती है वो अपना अपना दृष्टिकोण होता है। दृष्टिकोण को ही अवधारणा कहते हैं कि हर व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग होता है, तो वही हर व्यक्ति की अवधारणा है कि वो व्यक्ति कैसे सोचता है। तो प्राचीन काल से जो दार्शनिक है उनके मन में यह आंदोलित करती है, आंदोलित अर्थात वो उनके मन को स्पर्श करती है कि इसकी अवधारणा क्या क्या है। तो हर किसी व्यक्ति के अनुसार अलग अलग है। कोई मनोवैज्ञानिक है, वो अपने अनुसार यदि बताएगा तो वो अलग बताएगा कि शिक्षण की अवधारणा है, वो अलग बताएगा। वही हम किसी कूटनीतिज्ञ को बोलेंगे तो इसकी अवधारणा परिभाषा अलग देगा। इसी को हम किसी शिक्षक को बोलेंगे कि आप शिक्षण की अवधारणा बताइए, तो वो अपने मत के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार उसको वो अभिव्यक्त करेगा। इसे माता पिता के अनुसार, किसी राजनीति के अनुसार, अर्थशास्त्र के अनुसार इत्यादि सभी के अनुसार इसको अलग अलग भाषाएं, अलग अलग परिभाषाएं हैं। तो अब हम देखेंगे जो एक शिक्षक होता है वो इसको कैसे व्यक्त करता है। तो यहाँ पे है, आचार्य एतस्य शब्दस्य व्याख्यां तादृशं करोति यत् बालकस्य नूतनं मानवं कर्तुं सहायं करोति। अर्थात जो बालक, जो शिक्षक होता है वो शिक्षार्थी को एक नूतनं मानवं कर्तुं सहायं करोति, एक नए मानव बनाने में सहायता करता है।
कि जो वो शिक्षण से एक नई मानव का निर्माण हो जाए। तथा च समाजस्य राष्ट्रस्य च कृते उपयोगी भवति। अब वो जो मानव है वो समाज के लिए और राष्ट्र के लिए उपयोगी होता है। अब आपने देखो सुना होगा जैसे कि जैसे बोलते हैं कि जैसे बीज होता है वैसी फसल होती है, जितना अच्छा बीज तो वैसी है शिक्षक। अगर अभी हमको जैसे शिक्षा देगा, अब उसके बाद हम जब शिक्षक बनेंगे हम औरों को भी शिक्षा देंगे, तो हम सौ लोगों को पढ़ाएंगे, तो हमें जैसी शिक्षा मिली है हम वैसी औरों को पढ़ाएंगे, तो अच्छा समाज निर्माण होगा। अच्छा समाज निर्माण होगा तो समाज से ही राष्ट्र बनता है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र का भी उन्नति होती है। तो जो शिक्षक होगा उस शिक्षक को शिक्षण इस तरीके से जोड़ना है कि वो अच्छे समाज का निर्माण हो सके। तो इसमें कुछ अवधारणा है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले शिक्षण मानव विकास से प्रयत्न। शिक्षण जो है मानव विकास का प्रयत्न है। मानव विकास का प्रयत्न कैसे है? क्योंकि जब हम एक शिक्षित व्यक्ति होता है, जैसे आपने देखा है सुना होगा कि जो शिक्षित व्यक्ति है वो समाज में उसकी अलग पहचान होती है। तो अलग पहचान उसकी कैसे होती है? अलग पहचान से तात्पर्य है कि जो शिक्षित व्यक्ति होता है वो जो भी निर्णय लेता है वो सोच के लेता है, विचार करके लेता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि कौन सी बात सत्य है कौन असत्य है। जब आपको सत्य असत्य का ज्ञान हो जाता है, तो सत्य असत्य ज्ञान जब होता है तो वो आप उसको विकास की ओर जाते हैं। जब आपको सत्य का ज्ञान रहता है, सत्य ज्ञान आपको कब होता है? जब आप शिक्षित होते हैं, आपको अंदर कौशल रहता है, तो आपका विकास होता है। जब आपको पता रहता है तो आपका विकास, तो कहीं ना कहीं शिक्षण जो है वो आपको विकास की ओर लेके जाता है। दूसरा है अध्यापन प्रशिक्षण कार्यम। जो अध्यापन है, जो शिक्षण है, वो ट्रेनिंग है आपकी, मतलब आप कार्य जिसे कर रहे हैं तो ये आपकी एक ट्रेनिंग भी है। तीसरा है शिक्षण मार्गदर्शनम अस्ति। दर्शन मतलब देखना, मार्ग मतलब जो मार्ग वो दिखाता है। तो शिक्षण मतलब शिक्षण आपको एक डायरेक्शन देता है, एक दिशा की ओर लेके जाता है। शिक्षण क्या सही है क्या गलत है, आपको एक दिशा की ओर लेके जाता है। तो ऐसी अवधारणा भी है कि शिक्षण क्या मार्गदर्शन है। शिक्षण समग्र वृद्धि है। शिक्षण जो है वो समग्र वृद्धि से तात्पर्य है कि वो शिक्षण से आप कहीं ना कहीं उन्नति की ओर जाते हैं, कहीं ना कहीं आप में वृद्धि होती है। तो शिक्षण समग्र वृद्धि भी है। शिक्षण व्यवहार से रूपांतरणम अस्ति। शिक्षण जो है वो व्यवहार से रूपांतरण, व्यवहार को परिवर्तन करते हैं। जब आप में समझ हो जाती है, जब आप शिक्षित हो जाते हैं, तो आप जो निर्णय लेते हैं तो आप अच्छा निर्णय लेते हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षण से आपका व्यवहार जो होता है वो परिवर्तन होता है। ऐसी अवधारणा भी है कि शिक्षण से व्यवहार परिवर्तन होता है। अगला है शिक्षण मुक्ति अस्ति। अब आपने बहुत सुना होगा कि शिक्षा मुक्ति, जैसे आपने पढ़ा होगा कि या विद्या सा विमुक्तये, सा विद्या विद्या सा अस्ति। सा विद्या वो है जो विमुक्त है, विमुक्ति की ओर लेके जाए, मतलब जो मुक्ति की ओर लेके जाए। जैसे रीति ज्ञान न मुक्ति, ज्ञान वही है जो मुक्ति की ओर लेके जाए, इत्यादि इत्यादि आपने पढ़ा होगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षण को मुक्ति भी कहते हैं। तो ऐसी अवधारणाएं भी हैं। शिक्षण उत्पादम अस्ति। उत्पाद से तात्पर्य है कि शिक्षण जो है वो उत्पत्ति का जनक है। उत्पत्ति अर्थात जब हम शिक्षण करते हैं तो हम कुछ नई चीज हम क्रिएट करते हैं। तो जो वो नई चीज करने की जो क्रिएटिविटी है वो कहाँ से आई हमें? वो क्रिएटिविटी हमें तभी आती है जब हम शिक्षण करते हैं। तो शिक्षण करते करते हम कुछ नई चीज बना देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं शिक्षण क्या नई चीज करने में भी किसी उत्पाद का जनक भी कहलाती है। वह शिक्षण अगर तुम कर रहे हो तो किसी नई चीज को हम निर्माण कर सकते हैं। तो ये शिक्षण की कुछ अवधारणा थी। अब हम मुख्य दार्शनिकों के अनुसार एक बार देखते हैं। एडम्स के अनुसार अध्यापनम द्विपक्षीय प्रक्रिया अस्ति। जो ये शिक्षण को दो पक्ष में बोलते हैं कि दो ध्रुव में शिक्षण के, एक जो है शिक्षक है और एक छात्र है। शिक्षक और छात्र आपस में जब एक दूसरे के विकास के लिए अंतःक्रिया करते हैं तो उसको ही शिक्षण कहलाता है। तो ये एडम्स के अनुसार है। अब रेबन के अनुसार, रेबन इन्होंने कहा है कि अध्यापन त्रिपक्षीय प्रक्रिया अस्ति, कि इसके 3 पक्ष है या 3 ध्रुव है, ऐसा आप कह सकते हैं। इसके 3 केंद्र बिंदु है, शिक्षक है, शिक्षार्थी है और विषय है, पाठ्यक्रम है। शिक्षक हो गया, शिक्षार्थी हो गया, शिक्षार्थी था छात्र हो गया, शिक्षक छात्र और विषय वस्तु इत्युक्ते पाठ्यक्रम। तो ये इसका 3 केंद्र बिंदु है। और ये तीनों जब आपस में समय संबंध होता है तो यही शिक्षण है। तो इन्होंने, अब इसका मतलब ये नहीं कि एडम्स ने 2 मत कहा कि 2 पक्ष हैं तो वो गलत है, ऐसा नहीं है। सबके, मैंने अभी कहा था कि दृष्टिकोण है, सबका अपना अपना अवधारणा है, मतलब सबका अपने अपने सोचने की जो अवधारणा है, सोचने की जो विचार हैं वो अलग अलग, सबके मन में थॉट्स अलग अलग आते हैं। तो इनके अनुसार एडम्स ने कहा कि 2 पक्षीय है, रेबन ने कहा त्रिपक्षीय है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि वो गलत है, ये सब अपनी जगह सही है, सबके अपने अपने मत हैं। थॉमस एफ बी के अनुसार इन्होंने कहा है कि शिक्षण जो है वो शिक्षक का कार्य है। अब वो बालक के विकास के लिए दिया जाता है। तो
वो शिक्षक का कार्य है और उनके विकास के लिए किया जाता है। मैरिसन के अनुसार दो व्यक्ति होते हैं, एक अधिक परिपक्व होता है और एक कम परिपक्व व्यक्ति होता है। तो जो अधिक परिपक्व व्यक्ति होता है वो कम परिपक्व व्यक्ति को उसके साथ संबंध स्थापित करता है, यानी उसे ज्ञान देता है। तो ज्ञान देता है तो वही शिक्षण हो गया, एक कहलाता है। तो इसमें हमने अभी तक शिक्षण की अवधारणाएं देखी। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो पहले अध्यापन था या जो पहले शिक्षण था वो पहले शिक्षक केंद्रित था। शिक्षक केंद्रित से तात्पर्य है कि जो प्राचीन काल में जब शिक्षा दी जाती थी तो सर लोग या टीचर जब पढ़ाते थे तो वो 1 घंटा 2 घंटे या 3-3 घंटे कभी 4-4 घंटे तक लगातार पढ़ाते रहते थे। तो उसमें छात्र की बच्चों को उस पर ध्यान नहीं देता था कि बच्चे पढ़ने का मन है नहीं है, वो बोर हो रहा है या उसका ऐसी। तो शिक्षक केंद्रित था, मतलब सब कुछ शिक्षक के उसमें था। बालक कुछ नहीं कर सकता था, बालक बोल नहीं सकता था। किंतु अब जो शिक्षण है वो बाल केंद्रित हो गई है, यानी कि अब दूसरे सिलेबस में बढ़ गया है कि 1 घंटा हिंदी पढ़ोगे, 1 घंटा संस्कृत पढ़ोगे, 1 घंटा मैथ पढ़ोगे। तो सब होता है कि मतलब अब बाल केंद्रित शिक्षण हो गया है। पहले जो था वो शिक्षक केंद्रित था। तो ये कुछ शिक्षण की अवधारणा हमने देखी। अब आप किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो महोदय, ये जो आपने बताया कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जो जी। आपने वहां पर रेमंड्स का दिया, तो क्या वो सही है या वो गलत है, ऐसा थोड़ा जानना चाह रहे थे। क्योंकि जहां तक अंतिम बार अध्ययन की बात है तो जॉन डीवी जो हुए हैं उन्होंने इसको त्रिध्रुवीय माना है। जी देखो, हमने अभी आपको बताया था इसमें कोई गलत या सही किसी का वो नहीं है, सबका अपना अपना विचार है। जो पहले दार्शनिक आए उन्होंने जितना सोचा होगा अपने मन से उन्होंने वो लिखा, उसके बाद जैसे जैसे उन्होंने उसको जो समय के अनुसार आ गया होगा उसमें परिवर्तन किया होगा, ऐसे करते करते अंत तक आ गए। तो इसमें कोई सही गलत का वो नहीं है, सब अपने स्थान पे सही भी हैं। महोदय, नमो नमः। शिक्षण समग्र वृद्धि में किस प्रकार से शिक्षण की भूमिका है, थोड़ा इसके बारे में जानना चाहते हैं। शिक्षण समग्र जो वृद्धि आपने बताई थी कि समग्र वृद्धि में शिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका। समग्र वृद्धि में तात्पर्य ये है कि यदि व्यक्ति कुछ, जैसे कि व्यक्ति बाहर जा रहा है या कुछ भी काम कर रहा है, तो काम करते करते उसे अगर उस व्यक्ति शिक्षित है, उसने पढ़ा है लिखा है उसने, तो वो कुछ भी काम करेगा तो वो उसको अपने दिमाग से काम करेगा, यानी वो शिक्षण के आधार पर काम करेगा। वो भी टेक्नोलॉजी का यूज करके वो काम करेगा तो वो अभिवृद्धि की ओर लेके जाएगा, यानी उसको वृद्धि करेगा, बढ़ाएगा। आदमी को हमेशा शिक्षण जो है वृद्धि की ओर लेके जाता है, कहीं ना कहीं शिक्षण वृद्धि की ओर लेके जाता है। तो इसलिए वो समग्र रूप से शिक्षण मानव की अभिवृद्धि की ओर लेके जाता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि वृद्धि करते हैं मानव में। अन्य महोदय, आपने कहा शिक्षण मुक्ति है अस्ति, शिक्षण का मुक्ति से क्या संबंध है? जी देखो, शिक्षण जो है वो मैंने आपको बताया था ना, जब एक संस्कृत की वहां पे सूक्ति थी कि विद्या सा या विमुक्त है। विद्या वो है जो मुक्ति की ओर लेके जाए। तो मुक्ति वहां पे मुक्ति से तात्पर्य ये है कि मुक्ति मतलब मर जाना नहीं है, मुक्ति से तात्पर्य है कि विद्या जो है ज्ञान वो आपको पूर्णता की ओर लेके जाता है। तो वो पूर्णता से तात्पर्य, वहां पे मुक्ति से तात्पर्य पूर्णता है। तो शिक्षण पूर्णता की ओर लेके जाता है। अन्य जो आपने पूर्णता अभी बताया है ना कि शिक्षण पूर्णता की ओर ले जाता है, तो वो मतलब उसकी प्रक्रिया क्या है कि शिक्षण में उस पूर्णता, पहले तो पूर्णता क्या है और उसके बाद वो प्रक्रिया क्या है कि वो हमको पूर्ण कर सके, मतलब पूर्णता की ओर ले जा सके। पूर्णता से तात्पर्य है कि शिक्षण जब आप यदि शिक्षण करते हैं तो वो आपको मतलब पूर्णता से तात्पर्य ये नहीं है कि आपको संसार से पूर्ण कर दे रहा है या फिर या मुक्ति की ओर, ऐसा नहीं है। तात्पर्य आपको वो संपन्न करता है। ज्ञान मतलब यदि आपके अंदर ज्ञान होगा तो आप कुछ भी चीज बोलते हैं या फिर कुछ भी चीज करते हैं इत्यादि वगैरह, तो आप उसमें एक कौशलता, अपने अंदर कौशलता लेके आते हैं, पूर्णता लेके आते हैं अपने अंदर कि हाँ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है इस चीज का बोलने का, तो ये पूर्णता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुक्ति, दूसरा मुक्ति नहीं है वहां, उसका मतलब। अन्य नरेश जी, आपको कुछ और पूछना है?
नहीं महोदय, धन्यवाद। जी महोदय, थॉमस महोदय का जो मत है इस पर थोड़ा और बताइए। थॉमस महोदय का मत। जी तो जो थॉमस के अनुसार इन्होंने नॉर्मल कहा है कि शिक्षा का एक कार्य है जो बालक के विकास के लिए किया जाता है। बस इसमें कुछ इन्होंने अपनी तरह से परिभाषा दी है कि शिक्षण जो है वो एक शिक्षक का कार्य है। इनकी विचारधारा ऐसी है, ये मानते हैं कि जो शिक्षण है वो शिक्षक को कराना ही चाहिए, उनका कार्य है, वो कुछ नहीं है और बस वो बालक के विकास के लिए होता है, बस इतना ही है इसमें। रविंदर जी और तो मैं धन्यवाद करता हूँ। तो आज का हम सबका प्रकरण चल रहा था शिक्षण की अवधारणा, कॉन्सेप्ट को क्लियर यहाँ पे किया जा रहा था। सबसे पहले मैं बधाई दूंगी हमारे आज के अध्यापक को, अखिल को। कहा जाता है कि शिक्षण वही है जो शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति में अपने को सिद्ध कर सके, और शिक्षण की प्रक्रिया में पहला कहा जाता है समय व्यवस्थापन करना, समय का ध्यान रखना और समय से प्रक्रिया को प्रारंभ करना। मैं देख रही थी कि विद्यार्थी हमारी कक्षा से जुड़ने पे लगे हुए थे, लेकिन अध्यापक ने ठीक अपने समय का ध्यान रखा और अपने समय से अपने प्रकरण को प्रारंभ कर दिया, बिना ये प्रतीक्षा किए कि मैडम ने भी अभी कक्षा का संचालन प्रारंभ नहीं किया है, मैडम इंतज़ार कर रही हैं। और जो प्रतीक्षा की जा रही थी वह यह देखने के लिए ही की जा रही थी कि जो हमारा आज का प्रकरण का अध्यापक है वह कितना सक्रिय हो रखा है। तो मैं इस बात पर अखिल आपकी विशेष बधाई देना चाहूँगी आपको कि आपने अपने समय का ध्यान रखा और स्वयं ही प्रकरण को प्रारंभ कर दिया। दूसरा, प्रकरण प्रारंभ करने से पूर्व चूँकि हम कैलेंडर के तरीके से आज नए वर्ष में पहुंच चुके हैं, 2024 से आज का आगाज हो चुका है और अपने प्रथम दिवस में हम अपना अध्ययन अध्यापन जारी किए हुए हैं, तो सभी बच्चों को नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं। इन शुभकामनाओं को आप इस रूप में देखिए कि आज से आपकी जो औपचारिक प्रक्रियाएं हैं तिथि की, वो आज से आपकी बदल गई हैं। आज से महीना बदल गया, वर्ष बदल गया और जो आज की तिथि है वो तिथि नवीन आपके पास आ गई है। और इस नवीन वर्ष में नवीन लक्ष्य और नवीन उद्देश्यों के साथ में आपको आगे बढ़ना है। तो आप सभी अच्छे अध्यापक के रूप में स्थापित होंगे, अच्छे अध्यापक के गुणों को ग्रहण कर पाएंगे, अपने उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। ये सारी शुभकामनाएं इस नववर्ष में मैं आप सभी को प्रदान करती हूँ। और हमारे अध्यापक के द्वारा भी जैसे अपने प्रकरण की शुरुआत नववर्ष की शुरुआत से की गई थी और हमारे किसी बच्चे ने यहाँ कमेंट भी किया, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, अध्यापक संकुचित मानसिकता का नहीं होता है। अध्यापक का जो मस्तिष्क है वो किन्हीं विशेष धारणाओं से नहीं बंधा हुआ होता है, उसका मस्तिष्क बहुत वाइडर है। जो आगे आने वाला है, जो परिवर्तन है, वो उसे दार्शनिक के स्वरूप में पहले ही धारण कर लेता है। और अध्यापक होने के नाते आज से आप सबका जो तिथि का दिन है वो बदल चुका है, इसको आपको अंगीकृत करना होगा और अंगीकृत करते हुए उसी विचारधारा के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। अन्यथा आपके अध्यापक के द्वारा आपको शुभकामना देने पर उन्हें आपका टोका जाना, उनको आपका बोलना, ये विस्तृत जो हमारी अभिव्यक्ति है उसका परिचय नहीं देता है।
और ना ही इस तरीके की विचारधारा अध्यापक होने के नाते हमारे मस्तिष्क में आनी चाहिए। अगर आप परिवर्तन को नहीं स्वीकार करेंगे तो फिर आप विद्यार्थियों को परिवर्तन कैसे स्वीकार करा पाएंगे? इसका हम सभी को विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरा, शिक्षण के दौरान अध्यापक के द्वारा अपने प्रकरण को बहुत ही सहजता और सरलता से पूर्ण किया जा रहा था, किंतु मैं देख रही थी कि एक विद्यार्थी, ये हमेशा ध्यान रखना है बच्चे, अध्यापक जब आपको विचारधाराएं प्रेषित करता है तो विचारधारा ये नहीं है कि वो स्वर्ण अक्षर में लिख दी गई है। आपको स्वतंत्रता है, आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, आप अपने प्रमाण के साथ में उसे लेकर आ सकते हैं। लेकिन मैं देख रही थी कि हमारा एक विद्यार्थी अपने गुरु को गलत ठहराने की कोशिश करने पे लगा हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, जबकि गुरु ने ये कहीं पे भी नहीं कहा कि ये मत इनके द्वारा इस सन में दे दिया गया था। ये कहा गया कि इन्होंने इसको त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा है। तो जॉन डीवी ने त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई उसको नहीं कहेगा, ऐसा भी तो नहीं है। तो अध्यापक को इस तरीके से कि आप गलत हैं और अपनी गलती को स्वीकार कीजिए, इस तरीके से पॉइंट आउट करना ये भी अच्छी बात नहीं है, अच्छा तरीका नहीं है। आप डिस्कशन कर सकते हैं टीचर के साथ में, आप दूसरे दिन उसे ढूंढ के लेके आ सकते हैं, आप अध्यापक भी उसको दूसरे दिन ढूंढ के लेके आ सकता है। ये बार बार आप लोगों को समझाया जा रहा है। और इस तरीके का नेचर वो करना कि अध्यापक अगर आपको कह रहा है कि हाँ परिवर्तन आगे आपको सिखाता है, डीवी ने क्या कहा, एडम्स ने क्या कहा, स्मिथ ने क्या कहा, उन विचारधाराओं के आधार पर अध्यापक का जो मत है आप उसे प्रूफ कीजिए, प्रूफ करके बताइए सही है गलत है। ये तो विद्यार्थी को अब ढूंढना है कि गुरुजी ने जो मुझे बताया वो सही था गलत था, उसका प्रमाण आप मांग रहे हैं। अध्यापक बोल रहा है कि वो परिवर्तन की बात यहाँ पे की गई है। तो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में केवल अध्यापक, छात्र, पाठ्यक्रम नहीं आ जाता है। शिक्षण की प्रक्रिया में भी अध्यापक को वो सारे भौतिक संसाधनों का प्रयोग करना होता है जिसके माध्यम से वो शिक्षा को आगे प्रसारित कर सकता है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के अंतर्गत 3 ध्रुवों में आप ये लगा सकते हैं कि एक आपका वो एजेंट होना चाहिए जो आपको आपके लक्ष्य तक लेके जाने वाला होगा। वो लक्ष्य होना चाहिए जिस तक आपको शिक्षण का कार्य करना है, जिसके लिए आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। और वो सोर्सेस होने चाहिए तीसरे बिंदु में, जिसके माध्यम से आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। इसका अर्थ क्या है? वो व्यक्ति या वो वस्तु होनी चाहिए जो शिक्षण का कार्य करेगी, वो उद्देश्य होना चाहिए जिसके लिए शिक्षण किया जा रहा है, और उद्देश्य तक पहुंचने के वो साधन होने चाहिए जो आपको उद्देश्य तक पहुंचने में सहायक करेंगे। इन 3 ध्रुवों में ये 3 चीज़ें आ जाती हैं। पहला आपका अध्यापक, दूसरा आपके उद्देश्य, आज आप कक्षा में आए, आपको क्या पढ़ाना है, तो आपके अध्यापक ने स्पष्ट किया प्रस्तावना प्रश्न से कि आज हम शिक्षण की अवधारणा पढ़ने जा रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने अवधारणा, उसकी विषय वस्तु, उसके तत्व, ये सारे निर्धारित कर रखे थे। तीसरा, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक दृष्टांत, एग्जाम्पल, अनुभव, कथन, कहानियाँ, तथ्य, ये सारी चीज़ें आपको आपके उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होती हैं। तो इन 3 चीज़ों से लेकर शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा गया। तो ऐसा नहीं है कि जॉन डीवी ने कह दिया कि शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है तो उसके बाद कोई 3 ध्रुवों का प्रयोग ही नहीं करेगा शब्दों का। तो शिक्षण के अंतर्गत भी आपको 3 ध्रुवों में कार्य करना होता है। वो 3 ध्रुवों के अंतर्गत आप पहला ध्रुव हो जाएंगे, आपके द्वारा निश्चित उद्देश्य आपका दूसरा ध्रुव हो जाएगा, और उस
आपके और उस उद्देश्य के मध्य में आपके द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न नीतियाँ, युक्तियाँ, आपके दृश्य श्रव्य साधन, आपके द्वारा किया जाने वाला मूल्यांकन, विभिन्न विधियाँ, विभिन्न प्रविधियाँ, विभिन्न सिद्धांत, विभिन्न सूत्र, ये सभी तीसरे ध्रुव के रूप में आपका सहयोग का कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। तो अध्यापक के प्रकरण को समझने का प्रयत्न करना है कि अध्यापक हमें क्या बताना चाह रहा है। प्रकरण बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ा, किंतु अध्यापक के द्वारा दृष्टांतों का प्रयोग न करना अध्यापक के लिए प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण बन गया। शिक्षण कार्य करते हुए हमें यह भी ध्यान रखना है, जैसे विद्यार्थी ने अपनी जिज्ञासा यहाँ पे अभिव्यक्त की कि 3 ध्रुव तो जॉन डीवी ने कहा था, तो अध्यापक ने ये पढ़ा हुआ है, विद्यार्थी ऐसा प्रश्न न कर पाए। इसीलिए जब आप कहीं और पर वैसे ही कथन का प्रयोग करने जा रहे हैं तो ये आपका दायित्व है कि आप विद्यार्थी को बताएं कि पूर्व में जॉन डीवी ने भी शिक्षा के लिए कहा था, लेकिन हम पढ़ रहे हैं शिक्षण के अंतर्गत। शिक्षा और शिक्षण दोनों ही अलग अलग तत्व हैं। शिक्षण के अंतर्गत आप सीखने की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं और सीखने की प्रक्रिया में सिखाने वाला विभिन्न युक्तियों, विधियों, परिविधियों के माध्यम से अपने विद्यार्थी को शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहा है। और शिक्षा आपने कहा सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो औपचारिक अनौपचारिक तरीके से आप लेते रहेंगे। किंतु शिक्षण में हम उस कक्ष की बात कर रहे हैं, उस पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं, उस सत्र की बात कर रहे हैं जो निश्चित है और जिसकी प्राप्ति उसी समय होनी आवश्यक है, जो उसके लिए कालखंड निश्चित किया गया है, जो पाठ्यक्रम निश्चित किया गया है, जो कक्ष निश्चित की गई है, जो अध्यापक निश्चित किया गया है, जो पाठ निश्चित किया गया है, जो विषय वस्तु निश्चित की गई है, उसकी प्राप्ति का उसी समय होना अत्यधिक आवश्यक है। इसीलिए उसको औपचारिक प्रक्रिया के अंतर्गत आप अपनाएंगे, क्योंकि कक्ष में औपचारिक तरीके से आपको और आपके अध्यापक को आपस में जुड़ना पड़ेगा और अध्यापक के द्वारा विद्यार्थी को दी जाने वाली शिक्षा के लिए कुछ उद्देश्यों का निश्चितीकरण किया जाएगा और उसके निश्चितीकरण के तक पहुंचने के लिए वह पाठ्य योजना का निर्माण करता है, वह विभिन्न युक्तियों का प्रयोग करता है, वह विभिन्न विधियों का प्रयोग करता है, विभिन्न सूत्रों के माध्यम से पढ़ाता है, विभिन्न सिद्धांतों के माध्यम से पढ़ाता है, विभिन्न नियमों का प्रयोग करता है और तब जाके वो एक लक्ष्य की प्राप्ति कर पाता है कि आज 30 मिनट में मुझे विद्यार्थियों को क्या समझाना है, इस प्रकरण के अंतर्गत क्या बताना है। और ये सारी चीज़ें तब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब अध्यापक बार बार मूल्यांकन की प्रक्रिया को करे और अपने प्रकरण के दौरान वह सहायक सामग्री का प्रयोग करे, वह दृष्टांतों का अधिक से अधिक प्रयोग करे, ताकि विद्यार्थी की जो क्लिष्टता है वो दूर हो सके। और यहाँ अध्यापक के द्वारा यही त्रुटि की जा रही थी कि आप अपने दृष्टांत को नहीं बता रहे थे, आपको सिद्धता भी करनी है। जैसे आपके विद्यार्थी ने आपको कहा कि इसको बताइए ये मान्य है कि नहीं, ये गलत है कि सही है, तो ऐसा प्रश्न भ्रम में विद्यार्थी न पड़ जाए। आपको इस तरीके से कथन का प्रयोग भी करना है, कार्य को सिद्ध करके भी बताना है, दृष्टांतों का प्रयोग करना है, ताकि विद्यार्थी आपसे ये न कहे कि थॉमस की परिभाषा को दोबारा से बताइए, आपने कहा वो विकास की बात कर रहे हैं, तो कैसा विकास, विद्यार्थी का किस प्रकार से अध्यापक विकास कर पाएगा। यहाँ दृष्टांत प्रयोग होना चाहिए था, ना कि संस्कृत में लिखे हुए शब्द को हिंदी में हम ट्रांसलेट करते। तो टीचर ट्रांसलेटर नहीं है, टीचर उस प्रकरण की क्लिष्टता को दूर करने वाला वो तत्व है जो विद्यार्थी को बहुत सरलता और सहजता से उस प्रकरण की गहराई को बता पाता है। तो अपने शिक्षण के दौरान आपको आगे दृष्टांतों का विशेष रूप से प्रयोग करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, जब आप किसी कथन का प्रयोग कर रहे हैं,
ऐसा ही कथन कहीं और किसी और बात के लिए भी कहा गया है तो उसे आप आवश्यक रूप से कोट करेंगे, ताकि आप अपने विद्यार्थी के मस्तिष्क में चल रही उन जिज्ञासाओं को शांत कर सकें। वो आपसे ना पूछे कि गुरुजी आप सही पढ़ा रहे हो कि आप गलत पढ़ा रहे हो। इसीलिए गुरु को ही उस तथ्य को भी बताना पड़ेगा कि ये बात इस चीज़ के लिए कही गई थी और ये बात यहाँ पर इस चीज़ के लिए कही जा रही है। ठीक है मैम? ठीक है अखिल। जी मैम। तो इन सारी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है।